एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। रिप्रोडक्शन यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना। ये चैप्टर तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाता, कौन सा पेज है। अब देखो, इसका ना एक पार्ट अपन कर चुके हैं, उसके अंदर हमने इसको स्टार्ट कर दिया था और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, मेरा जो सीक्वेंस था वो ऐसा था। कैसे? पहले मैं सेक्सुअल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं फिर एसेक्सुअल पे आ जाऊंगा। उसमें पे क्या पढ़ाऊंगा? उसमें मैं आपको प्लांट्स वगैरह यानी कि वो जो अमीबा वगैरह रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको फिर प्लांट्स का पढ़ाऊंगा, फिर मतलब सेक्सुअल पे फिर आ जाऊंगा। मतलब पहले सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल और फिर सेक्सुअल, ये सीक्वेंस रहने वाला है। और लास्ट में, इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में, आपको बहुत सारी ऐसी चीज समझाऊंगा जो एग्जाम में आती है डायरेक्ट वे। ठीक है, तो लास्ट में हम इंपॉर्टेंट चीज भी पढ़ेंगे। राइट है बच्चों, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सेकंड लेक्चर है ये। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बेसिक जानकारी क्या है? Asexual reproduction occur when an organism make more of itself without exchanging genetic information, which means कि क्रोमोसोम, डीएनए ये सब के बिना यूज करे इंफॉर्मेशन विद अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू सेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है तब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा कौन इन्वॉल्व नहीं होता? पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। पेरेंट क्या नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों? इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप ये बेसिक जानकारी क्लियर होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये आप सब बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन मेरी क्लास के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अच्छे से याद हो जाएंगे। एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, एग्जाम्पल से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजन क्या होता है इसको समझना ध्यान से। इस डायग्राम में देखो ध्यान से, इसमें देखो फिजन का मतलब क्या हुआ। फिजन का मतलब ये हुआ कि जैसे सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल, पहली बात, फिजन किसमें होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सिंगल सेल। अब ये सेल है, अब ये सेल जो है इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। देखो, न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। कौन सा डिवीजन हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? मियोसिस के माइटोसिस, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, ये देखो डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस बन गया। अगली कंडीशन क्या हो गई? दो अलग अलग न्यूक्लियस डेवलप हो गए। अब देखो इसमें आउटर कवरिंग आने लग गई। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है? अब ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजन का मतलब टूटना होता है। फिजन का मतलब टूटना होता है, क्या समझे? फिजन का मतलब टूटना होता है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल। अब इसे यार डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं? डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं जरा बताएंगे मुझे, जरा खुद का दिमाग लगाएंगे। मैं लेक्चर क्लास में बताऊंगा, बट आप मुझे दिमाग लगाओ कि डॉटर सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये किसमें होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वगैरह में होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा। ठीक है, अमीबा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रोटोजोआ बताओ फटाफट से। पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब ये फिजन दो टाइप का होता है। पहला बाइनरी फिजन, बाई मतलब दो, मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे यहाँ पर टुकड़े होंगे। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखो दो हिस्सों में टूटा है। यहाँ पे देखो दो हिस्सों में टूटा है। ठीक है, दो हिस्सों में टूटा है, बट यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, कितनी सारी सेल बनेंगी, कितनी सारी सेल बनेंगी, बहुत सारे में ब्रेकडाउन होगी। तो ये मल्टीपल फिजन है और ये कौन सा फिजन है? बाइनरी फिजन। समझ में आया? अब देखो बाइनरी फिजन मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब बाइनरी फिजन ना दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर और एक होता है इररेगुलर, एक होता है इररेगुलर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि अमीबा के अंदर जो फिजन होता है ये आपका ऐसे भी ब्रेकडाउन हो सकता है,
ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, मतलब किसी भी दिशा में टूट सकता है। इसको कहेंगे इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन का मतलब किसी भी दिशा में ब्रेकडाउन हो सकता है, किसी भी दिशा में स्प्लिट हो सकता है वो, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, ये आपका लिशमानिया है, ये लिशमानिया है, ठीक है, ये लिशमानिया है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर जो काला अजहर नाम की बीमारी कॉज करता है। याद रखना, ये चीज लिखी है किताब में, ठीक है। अब ये इसका जो ब्रेकडाउन होगा ना, पहली बात तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर है, और ये टूटेगा भी ऐसे ही, ऐसे करके टूटेगा ये, ठीक है ना, ऐसे ब्रेकडाउन होगा। तो इसे कहेंगे हम रेगुलर बाइनरी फिजन। दो टाइप का फिजन होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बट बाइनरी फिजन रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर, मतलब एक ऑर्गेनाइज शेप में जो डिवाइड होगा उसे हम कहेंगे रेगुलर बाइनरी फिजन, जिसके अंदर आपका एग्जांपल है लिशमानिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बाइनरी फिजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में, अमीबा, लिशमानिया, पैरामीशियम, ये कैसा करते हैं? बाइनरी फिजन। अगेन बोलूंगा, एग्जांपल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एग्जांपल। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल। किसमें होता है ये? प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट्स में, ठीक है। एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल बहुत जरूरी है। तो ये बाइनरी क्लियर हुआ, ये मल्टीपल फिजन है। समझना मेरी बात ध्यान से। मान लो ये आपका सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अब इसमें ना पहले ये लेयर बनेगी, पहले लेयर बनेगी अच्छे से। इस लेयर को सिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सिस्ट बोला जाएगा। इस लेयर को क्या बोला जाएगा बच्चा पार्टी? सिस्ट बोला जाएगा। अब ये सिस्ट जब डेवलप हो गई तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ब्रेक डाउन होने लगेगा और वो ऑर्गेनिज्म बन जाए, मतलब एक अलग सेल बनने लगेगा। जब ये सेल बन जाएगी तो ये सिस्ट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी तो बहुत सारे आपके क्या बन जाएंगे? सेल्स बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। इसको अपन क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको? प्लाज्मोडियम का। किसका दिया था बच्चों? प्लाज्मोडियम का। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम कैसा फिजन शो करता है? मल्टीपल फिजन शो करता है। अगर आपको डायग्राम देखना है तो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइट है बच्चों, समझ में आया? तो फिजन क्लियर है। फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। समझ में आया? डन। फिजन में कोई दिक्कत? सेल एक डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। अब समझना, उसमें और जो सेल है वो अंदर बन रही है पहले, फिर ब्रेकडाउन हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं? चलो अगला समझते हैं, बडिंग। बडिंग बडिंग बडिंग। और बडी कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। बडिंग का मतलब क्या हुआ? अब देखो ये हाइड्रा है। अब यार हाइड्रा लग तो प्लांट रहा है, लेकिन है क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना है, रटने वाली बात है ये, ठीक है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये एनिमल है, प्लांट नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रा में होगा क्या? समझना। मान लो हाइड्रा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बड डेवलप होना स्टार्ट होगी। धीमे धीमे बड क्या होगी? बड़ी होगी। बड क्या होगी? बड़ी लगेगी, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई। तो होगा क्या कि यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने के बाद क्या हुआ? ये एक अलग बन गया। क्या बन गया? अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। ये क्या बन गया? अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। अब देखो यार, तुम सोचोगे कि सर ये तो बिल्कुल फिजन जैसे तो लग रहा है। खुद सोचो, फिजन और इसमें क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? क्या अंतर है? ये अंतर है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो बडिंग इज a sexual reproduction method in which a new organism develop from a bud of existing organism until the new organism matures, ठीक है। तो जब दूसरा ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें टेंटिकल्स होते हैं। अगर लेबलिंग पे सवाल आ गया तो ये टेंटिकल्स होते हैं, और ये आपका हाइड्रा है, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, ये ईस्ट में भी बडिंग होती है, याद रखना, ईस्ट में भी बडिंग होती है। एग्जांपल बहुत जरूरी है। ईस्ट के अंदर भी क्या होती है? बडिंग होती है, ठीक है। हाइड्रा भी क्या करता है? बडिंग। ईस्ट भी क्या करता है? बडिंग। हाइड्रा क्या है? एनिमल के प्लांट है, तो आप कहोगे सर एनिमल है, ठीक है। अगले दो टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। क्या मतलब है इसका? अब देखो यार, इसमें क्या है समझना। फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये आपको दे रखा है स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये स्पाइरोगायरा है। अब ये स्पाइरोगायरा है पूरा ये, ठीक है। अब इसमें ना एक डिवाइडिंग ये लाइनिंग होती है जिसको हम सेप्टा कहते हैं। अब होगा क्या कि ये जो पूरा स्पाइरोगायरा है ये सेप्टा से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये अपना अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, और ये नीचे अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगेन ये मल्टी सेलुलर में हो रहा है,
क्लियर है। अब स्पाइरोगायरा और सी एनेमोन आपको याद रखना है, ये दोनों आपको यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। स्पाइरोगायरा एक प्लांट है जो कि पानी में होता है, सी वाटर्स में होता है, माइक्रो स्कोप से इसको देख पाएंगे आप, ठीक है ना। ये सेप्टा डिवाइडिंग हो जाता है यहाँ से, तो ये दो अलग टुकड़े बन गए। सी एनेमोन आपका एनिमल है जो आपको पानी के अंदर दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ये कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। कैसा कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। समझ में आई कि नहीं, समझ में आया, मल्टी सेलर करते हैं। अब देखो रीजनरेशन ना यार एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों, ये एक प्रॉपर वे नहीं है रिप्रोडक्शन का। समझना मेरी बात ध्यान से, क्या होता है इसमें समझना। अब यार आपने छिपकली देखी होगी, है ना, मान लो छिपकली है ना, अब यहाँ से ये पूंछ हट गई तो होगा क्या, वो ये वाला हिस्सा दोबारा से क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो जाता है रीजनरेशन का। मान लो ये प्लेनेरिया है, एक्सीडेंटली, अगेन बोलूंगा, खुद से नहीं होता कि भैया खुद से अलग हो जा रहा है, एक्सीडेंटली डिवाइड होगा। एक्सीडेंटली मान लो यहां से कट गया, ये कट गया तो होगा क्या, यहां पर इसकी कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, फिर होगा क्या, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये डेवलप होने लगेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा डेवलप कर लेगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये नीचे वाला हिस्सा डेवलप कर लेगा। इसमें जो स्पेशल सेल्स होती हैं जिसका फंक्शन ही यही होता है, ठीक है, इसको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, याद रखना। तो प्लेनेरिया जो है एक्सीडेंटली अगर टूट गया, फ्रेगमेंट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो होगा क्या, जो टूटा फटा पार्ट था उसका, वो अपने पूरे ऑर्गन को क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। बात क्लियर है बेटा, क्लियर है, बोलो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन organism is cut into several pieces accidentally, ठीक है, each of its part regrow to the original state। ये किसमें होता है, हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है, ठीक है। हाइड्रा बडिंग भी करता है, रीजनरेशन भी करता है, बट याद रखना बडिंग में मतलब दोनों में एग्जांपल याद रखना आपको। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स। जो इसका जो इन ऑर्गन्स को दोबारा डेवलप करने का तरीका होता है, ठीक है, वो स्टेम सेल करता है। खुद सोचो ना यार, ह्यूमन बीइंग का कट जाए तो उसके अंदर स्टेम सेल्स नहीं है, और दूसरी बात ह्यूमन बीइंग कट जाए, ये कौन से कटने की बात कर रहा था मैं बेटा, बॉडी का कोई पार्ट कट जाए, वो वाला कट जाए नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा कटा है, नहीं बेटा, सुनो। तो अगर मान लो ह्यूमन बीइंग का कोई हिस्सा कट जाए तो उसके अंदर स्टेम सेल्स नहीं है, और दूसरी बात ह्यूमन बीइंग के जो ऑर्गन्स है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। बात समझ में आई नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, रीजनरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन में कोई फ्रेगमेंटेशन और इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। क्यों, ये तो भैया खुद डिवाइड होगा, बट ये एक्सीडेंटली होगा, ठीक है, पक्का, डन है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए स्पोर फॉर्मेशन, चलो समझते हैं इसे, स्पोर फॉर्मेशन समझते हैं। पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना भाई, ये जो नीचे रूट टाइप के इसको हाइफा कहते हैं, ठीक, लेबलिंग में आएगा। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया कहते हैं। इसके अंदर स्पोर होते हैं। स्पोर क्या, छोटे छोटे टुकड़े। अब ब्रेड के अंदर जो ये ब्रेड मोल्ड लगती है इसको हम राइजोपस भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है समझना, स्पोर फॉर्मेशन होता कैसे समझना। देखो ये ब्रेड है रखी हुई है, अब मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस दैट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर। इसमें स्पोर होते हैं, ये स्पोर छोटे छोटे लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं, हर जगह वर्चुअली एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे, हर जगह इन अवर एनवायरमेंट। बट जैसे इनको कंडीशंस मिलती हैं फेवरेबल तो ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एयर में भी होते हैं। When a spore land on a suitable food source, मतलब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है। अभी हवा में भी स्पोर्स है बट इसको कंडीशन नहीं मिल रही, मैं लाके ब्रेड रख दूंगा, आटा रख दूंगा तो उसको कंडीशन मिलेगी, वहां पे क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन होने लगेगा, रीग्रो होने लगेगा वो, ठीक है, समझ में आया। तो when a spore land on a suitable food source such as bread, it begin to develop into visible mold. The bread provide an ideal environment for fungal growth as it is nutrient rich and contain moisture. There are several factors that, ये अलग चीज है, बट आपको समझ में आई बात की नहीं। हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह अवेलेबल है, बट जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ब्रेड आटा वगैरह मिलता है, तो ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिलहाल अभी दिख नहीं रहे, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है,
ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये इसका एग्जाम्पल है, बट आपको इसका ये हाइफा हो गया, ये स्पोर स्पोरेंजिया में होते हैं। अब इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive part can be identified. The thread-like structure that develop on that bread above are the hypha of the bread mold, जिसको हम rhizopus भी कहते हैं. They are not reproductive part. On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in reproduction. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें पूछेगा कि कौन सा पार्ट इसका जो होता है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आपका इन्वॉल्व होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखोगे कि नहीं? तो स्पोरेंजिया जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। डन है। हाइफा होता है क्या? नहीं। हाइफा होता है क्या? नहीं। स्टेम होती है क्या? नहीं। बट कौन होता है? स्पोरेंजिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लास्ट, मुझे लग रहा है लास्ट ही है शायद एसेक्सुअल में, है ना? चलो समझते हैं क्या है इसका मतलब। कभी देखना कि प्लांट दो टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी। ठीक है, अगर हम प्लांट को ऐसे लें, ठीक है, उसकी स्टेम को हम मिट्टी के अंदर से निकाल के दोबारा घुमा के ले जाए, तो होगा क्या? ये जो पार्ट मिट्टी में था, ये इसमें रूट डेवलप हो जाएंगी। इसमें क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों? रूट डेवलप हो जाएगी। और ये रूट डेवलप हो रही है, इसका मतलब ये कैसा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करे प्लांट के अंदर नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। ठीक है, इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। अच्छा, कौन से पार्ट को यूज कर पाएंगे हम? रूट को यूज कर पाते हैं, स्टेम को यूज कर रहे हैं, लीव्स को यूज कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेम वगैरह मतलब ये जो होते हैं ना आपके प्रोपोगल्स कहते हैं इनको, किसे? रूट, स्टेम, लीफ को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम क्या कर पाते हैं? इसको आगे प्रोपोगेट कर पाएंगे। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? फैलाना। ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है, एक आप खुद से करें, एक आप खुद से करें आर्टिफिशियल, और एक नेचुरल। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा बहुत सारे खेत है ना, अगर हम उसको बहुत दिन तक रख दें ऐसे ही, तो होगा क्या? उसमें प्लांट डेवलप हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जब वो खेत है ना, तो उसमें कोई पत्ती वगैरह या फिर रूट वगैरह रह जाती है। ठीक है, वो रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, स्टेम रह जाएगी, लीव्स रह जाएंगे, तो वो दोबारा स्टार्ट होना, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या दिमाग में क्रिएट कर पा रहे हो? खाली फील्ड रखा पड़ा हुआ है ऐसे ही, आपने मान लो उसकी जुताई वगैरह कर दी, ठीक है, वैसे रखा हुआ है, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद देखोगे कि उसमें ग्रास आना स्टार्ट हो गया अपने आप। ठीक है, तो वो एग्जांपल था आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, और वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। क्लियर है? पक्का? दो टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। चलो आगे समझते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, जैसे रूट प्रोपोगेशन हो गया स्वीट पोटैटो का, ठीक है, राइजोम हो गया, उसके बाद पोटैटो का ये हो गया, ये नेचुरल है। ठीक है, ये देखो बायरोफिलम, ये याद रखना नेचुरल में आता है। ये बायरोफिलम की जो लीव्स होती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बड आ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से नया प्लांट रीग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑनियन हो गया, एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो। स्वीट पोटैटो का, ये बायरोफिल्म का जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पक्का? डन है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आइए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने टाइप का होता है? ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, 4 टाइप का होता है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना भाई, बहुत ध्यान समझना, एक एक अच्छे समझाता हूँ, इसको जरूरत भी है। कटिंग का मतलब क्या है? आप स्टेम काट लो, ठीक है, स्टेम काट लो, लीव्स काट लो, होगा क्या? अब उसको सॉइल में डाल दो, सॉइल में रख दो, तो दोबारा होगा क्या कि वहां पे जो उसकी रूट्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी? डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको हम कटिंग कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्टेम उसकी काट दो भैया, उसको सॉइल, उसको फेवरेबल कंडीशन दे दो, सॉइल में डाल दो उसे, दोबारा जो रूट है उसकी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं कटिंग। क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं? बड़े बड़े बाग इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, शुगर केन के अंदर भी कटिंग होती है। फॉर एग्जांपल शुगर केन पूरा है ना, उसके अगर इससे हम जो नॉट वाला हिस्सा है, अगर उसको काट के दोबारा सॉइल में डाल दें, तो वहां से नया शुगर केन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, शुगर केन की खेती भी ऐसे ही होती है, कटिंग का मदद लेके। ठीक है, चलो दूसरा लेयरिंग। होगा क्या? यहाँ पर हम स्टेम लेंगे, स्टेम को क्या करेंगे? सॉइल में डालेंगे, मतलब फिर दोबारा इस तरफ से निकाल दिया, होगा क्या कि ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पर रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको हम लेयरिंग कहते हैं।
ठीक है, स्टेम का यूज कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है? ग्राफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि मान लो ये आपका पेड़ है, ठीक है, जो रूट से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से हम इसको काट के, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो का है, ठीक है, ये मैंगो का है। अब ऊपर वाले हिस्से, मान लो यहाँ हमने लीची ले ली, ठीक है, लीची ले ली, तो ग्राफ्टिंग में होगा क्या, दो अलग अलग टाइप के प्लांट पेड़ों को मिक्स करके हम एक अगली ब्रीड बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी ने क्या करा था, दो टाइप के आम के वैरायटी ले ली और दोनों को ऐसे कर दिया, एक सीड ऐसे कर दिया, एक सीड ऐसे कर दिया, ऐसे करके मिक्स कर दिया था उन्होंने। तो हुआ क्या था, हमारे घर में जो पेड़ उगा था ना, ये वाला मतलब पेड़ एक ही था, जब वो ऊपर चला गया थोड़ा तो यहाँ से एक ब्रांच अलग निकल गई, इसमें अलग वैरायटी के आम होते थे और इसमें अलग वैरायटी के आम होते थे। ठीक है, याद रखना, ये आपका ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी वो पेड़ मौजूद है मेरे जहां मेरा बर्थ हुआ है, ठीक है, हम अभी भी वहां से आम खाते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? समझना एडवांटेज ऑफ, क्या एडवांटेज है इसके भैया, सुनो यार, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे प्लांट का, तो पॉलिनेशन वगैरह भी समझाऊंगा मैं आपको, बहुत टाइम लगता है। क्या हम इतना इंतजार करेंगे प्लांट के ग्रो होने का? नहीं। तो ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इससे हम बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट टेक लेस टाइम टू ग्रो, ठीक है, हेंस क्विक एंड चीप मेथड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। किसका एडवांटेज है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रट के जाना है, सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं यहां से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक रोज, जैस्मीन एंड बनाना, ठीक है, ये इनके सीड नहीं होते, तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करा जाएगा, इस मेथड को यूज करा जाएगा। डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राफ्टिंग से क्या हो रहा है, आप अपनी इच्छा से वैरायटी को क्या कर पा रहे हो, सेलेक्ट कर पा रहे हो। बात समझ में आई नहीं आई? ये इसके एडवांटेज है बेटा, ये इसके डिसएडवांटेज है। इसका जस्ट उल्टा मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको प्लीज खुद से रीड आउट करिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरिएशंस वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि सेम टाइप के प्लांट होंगे अगर आप एसेक्सुअल करोगे तो, ठीक है। चलो, टिश्यू कल्चर क्या है, बड़ा डाउटफुल टॉपिक है बच्चों के लिए। अबे कुछ नहीं है यार, सुनो, मान लो एक पौधा था, उसकी हमने स्टेम ले ली या फिर उसकी हमने लीव ले ली, उसको, ठीक है ना, उसमें केमिकल का यूज करा और केमिकल का यूज करके कुछ इस तरीके से रखा लैब वगैरह में और उसको फेवरेबल कंडीशन दी, उसको कंटेनर में बंद करा। अगर उसको हीट, मान लो ऐसा प्लांट है जो ज्यादा टेम्परेचर में ग्रो करेगा और ऐसा मान लो ऐसा प्लांट है जो कम टेम्परेचर में ग्रो करेगा, दोनों कंडीशन दी जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर तो हम टेम्परेचर दे ही सकते हैं ना, आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। ऐसा कब करा जाएगा? जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो सुंदरता के लिए घर में रखे जाते हैं, घरों के अंदर जो प्लांट रखे जाते हैं वो कभी खराब नहीं होते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसमें टिश्यू कल्चर का यूज करा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तुमने देखा होगा कि पर्सनली टेबल के ऊपर रखते हैं, जहाँ पे घर का एंट्रेंस होता है वहां रखते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर जो होता है साइंटिफिक तरीके से प्लांट को प्रोड्यूस करने का तरीका है, ठीक है। एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है बट एक साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको रीड कर लोगे, जो मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, क्लियर है? डन है, डन है, डन है, डन है। अब देखो यार, सुनो, क्या ह्यूमन, जैसे मैंने आपको तुम्हें पढ़ाया अमीबा, क्या वो सिंपल ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल था, सिंपल था? मैंने आपको प्लेनेरिया पढ़ाया, मैंने आपको प्लाज्मोडियम पढ़ाया, मैंने आपको हाइड्रा वगैरह पढ़ाया। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या हुआ, बहुत इजी, ठीक है। इजी का मतलब क्या हुआ, एक दो ऑर्गन है उसमें, अलग अलग ऑर्गन नहीं है, अलग अलग काम को करने के लिए, ठीक है। कुछ एक ऑर्गन्स है वो काम सारे कर देते हैं, उसको कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। बट ह्यूमन बीइंग, क्या हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना? क्या मुझे बताओ, आप अपने हिस्से को, अपने हाथ के किसी हिस्से को काट दो, क्या वहां से आपका नया सेकंड कॉपी बन जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स हैं और उन सेल से अलग अलग टिश्यू बने हैं और हर एक टिश्यू का काम क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो किडनी है, क्या वो रिप्रोडक्शन का काम कर सकती है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे, वो तो एक्सक्रीशन करती है। क्या क्या मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डाइजेशन का काम कर सकते हैं?
कर सकते हैं? बोलो, करवा सकते हो कि नहीं? कैसे करवा लोगे? नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेशलाइज सेल है, उसके डिफरेंट काम। इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ये सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कर सकते, मतलब ये सेक्सुअल नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है, व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है इसका आंसर? Multicellular organisms are not random collection of cell. They have specialized cell organized in tissue, and these tissue are organized in organs which are placed in a definite position, in which cell by cell division would be impractical. Cell by cell division इसमें क्या हो जाएगा? मतलब सिंगल सेल डिवाइड हो गई, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये इम्प्रैक्टिकल है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम के अंदर आता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मैंने एक स्लाइड में सारी चीजें दे दी है, बच्चा भूल जाता है कभी कभी, तो केवल इस स्लाइड को याद फोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और जब भी एग्जाम जाओ तो सुबह सुबह देख के जाना इसे। ठीक है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, बोलो डन है। चलो अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे आएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल वाला कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, किसका कर रहे हैं स्टार्ट? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट दोनों करते हैं, लेकिन हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। अब समझना मेरी बात ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दी थी मैंने आपको, जहां हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। अब आइए समझते हैं। देखो, प्लांट ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ये क्या होता है? प्लांट दैट हैज फ्लावर, जिनके अंदर फ्लावर होते हैं और वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, इनक्लोज इन विद इन अ कार्पेल। ठीक है, जो सीड प्रोड्यूस करेंगे फ्लावर के बाद, उसको हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, एक होता है जाइनियोस्पर्म, जानने की जरूरत नहीं है, एंजियोस्पर्म याद रखना कि प्लांट जिसके जो फ्लावर होते हैं जिसमें, और वो सीड प्रोड्यूस करेगा, उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब हम समझते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये स्ट्रक्चर में सब कुछ है। देखना ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से देखो। देखना मेरे बच्चों, देखो भाई, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टेमन होता है। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन में दो चीजें होंगी, एंथर, ये देखो लंबी डंडी जा रही है वाली, ठीक है, ये आपका फिलामेंट है। ये क्या बच्चों? फिलामेंट। और ये जो ऊपर ये लगा हुआ येलो येलो सा, इसको कहते हैं एंथर। एंथर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन। राइट है क्या? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर और फिलामेंट दो चीजें होती है इसमें। फिर पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना। ठीक है, पिस्टिल। अब पिस्टिल में देखो, ये जो ऊपर स्टिकी सरफेस वाला होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा की जो सरफेस होती है वो स्टिकी होती है, मतलब चिपचिपी। उसके बाद यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसको स्टाइल कहा जाता है। क्या कहता है? स्टाइल। और ये देखो सेलो जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओवरी कहते हैं। तो इसका मतलब स्टेमेन में दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट एंथर, और पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। राइट है क्या? राइट है, ओके। अब समझना आगे। अब यहां पर ये सेपल, सेपल का काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। दिन में जैसे वो जो रात में फूल बंद हो जाता है ना, तो सेपल इनक्लोज हो जाता है। राइट है, क्लियर है ना? उसके बाद होता है पेटल। पेटल क्या होता है? ये रंग बिरंगा पार्ट जो अट्रैक्ट करता है किसे? तुम्हें। और किसे? किसे अट्रैक्ट करेगा? पिंक फ्लावर देते हो कि नहीं? पिंक फ्लावर कौन सा होता है? अबे रोज, लाल कलर का। देखो, तो पेटल जो होता है ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्या होता है बच्चों? अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। राइट है कि नहीं? राइट है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो सेपल क्या है? क्या कर रहा है सेपल? क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है। पेटल क्या कर रहा है? अट्रैक्टिव पार्ट। ठीक है सर नोट्स कैसे बनाए? सर नोट्स कैसे बनाए? बच्चों ये बनाओ नोट्स। देखो, पेटल का काम क्या था? कलर्ड पार्ट होता है, अट्रैक्ट करता है किसे? इंसेक्ट को। ठीक है, सेपल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। ठीक है, पेटियोल जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। स्टेमन का पार्ट क्या है?
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, स्टेमेन लिखना है, चौथा एंथर लिखना है। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन इन विच पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड। पॉलन कंटेन मेल सेक्स सेल, है ना, जैसे स्पर्म होता है वैसे ही पॉलन के अंदर क्या होता है, मेल सेक्स सेल होता है। तो एंथर के बारे में जरूर लिखना है। पांचवा फिलामेंट लिखोगे, सपोर्ट करता है एंथर को, ठीक है। छठा कार्पेल लिखोगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है बच्चों। इसको अपन पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल, ठीक है। स्टिग्मा क्या है? स्टिकी सरफेस टू द ओवरी थ्रू विच पॉलन ट्यूब ग्रो। स्टाइल क्या है? लिंक द स्टिग्मा टू द ओवरी थ्रू विच पॉलन ट्यूब ग्रो। ओवरी क्या है? कंटेन ओव्यूल। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल होते हैं विच डेवलप इनटू सीड व्हेन फर्टिलाइज्ड। अभी डिस्कस करेंगे, बट नोट्स में ये जितनी चीजें मैंने मार्क करके दी है ये चीज लिखी होनी चाहिए, अच्छे से नोट्स बने हुए होने चाहिए। राइट है बच्चों? पेट्यूल का कोई जरूरत नहीं है, नेस्ट्री भी कोई जरूरत नहीं है। राइट है बच्चों? अब समझना इसकी पूरी प्रोसेस होता क्या है, पूरी प्रोसेस होती क्या है, समझना मेरी बात ध्यान से। ये चीज समझ में आ गई? ओके, इसको जरा मैं रफ कर दूं बच्चों। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल। अब ना इसमें ना बेसिक बात क्या है, बेसिक बात ये है कि सर ये जो एंथर है इसके ऊपर पॉलन है, और पॉलन में क्या है? स्पर्म सेल। और ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये स्टिकी सरफेस है, और ये रही ओवरी, ठीक है। इसमें फीमेल एग होते हैं। फीमेल एग का मतलब क्या हुआ? ओव्यूल में एग होते हैं, ठीक है। ओवरी के ओव्यूल में एग होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पर्म को पहुंचाना है कहां तक? एग तक। मतलब आपको फ्यूजन करवाना है। क्या कराना है? फ्यूजन। फ्यूजन अलग चीज थी, फ्यूजन अलग चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो पॉलन ग्रेन है अगर ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाए तो वो यहां से कहां चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे, और वो एग से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये करवानी है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेशन, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम कहां से? एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब ये जाएगा कैसे? दिमाग लगाना कि जाएगा कैसे। सर अगर ये यहां से यहां उड़ के चले जाए, या इसको इंसेक्ट ले जाए, या इसको हवा ले जाए, या इसको वाटर ड्रॉपलेट ले जाए, तो इसको तो पॉलिनेशन कहेंगे। और जो पॉलिनेशन करवा रहा है उसको कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस से होगा क्या? मान लो पॉलन यहां पर आ गया, तो यहां से ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये ट्यूब कहां पहुंचाएगी? ओव्यूल तक जाएगी। कहां तक जाएगी? ओव्यूल तक जाएगी। ओवरी के ओव्यूल तक जाएगी, और वहां जाके स्पर्म क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्म वहां रिलीज हो जाएगा, और वहां अगर स्पर्म रिलीज हो गया तो वहां है एग, और स्पर्म रिलीज होकर एग से मिला तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन को हम क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बच्चों ये चीज समझ में आ रही है कि क्या प्रोसेस हो रही है? अगेन समझना, पॉलन के अंदर था स्पर्म। स्पर्म मतलब क्या? स्पर्म सेल। पॉलन अगर स्टिग्मा तक गया तो स्टिग्मा से वो कहां जाएगा? स्टाइल ट्यूब में जाएगा। फिर वहां से कहा जाएगा? ओवरी में जाएगा। ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में एग है, तो एग से जाके मिलेगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब बाहर की प्रोसेस पॉलिनेशन थी, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। राइट है? ये पॉइंट लिखने। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जिसके अंदर फ्लावर होते हैं, सीड प्रोड्यूस करेंगे, आर लोकेटेड इन फ्लावर। स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर व्हिच कंटेन germ cell. Stamen is the male reproductive part. It produces pollen grain that are yellowish in color. Pistil is present in center of a flower and is a female reproductive part. The swollen bottom part is the ovary. Middle elongated part is style, and the terminate part, which may be sticky, is the stigma. Which may be sticky is the stigma. ठीक है, मतलब क्या, जो ऊपर वाला पार्ट था वो आपका स्टिकी होता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं, बीच में स्टाइल होता है, और बिल्कुल नीचे क्या होती है? ओवरी। राइट है? द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ठीक है ना? ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं
और इसके अंदर क्या होते हैं, एग सेल होते हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of germ cell or fertilization give us zygote which is capable of growing into new plants. इसका मतलब क्या हुआ, जब जाकर के स्पर्म सेल एग से मिलेगा, वो फर्टिलाइज होगा, वो धीमा धीमा डेवलप होना स्टार्ट होगा, वहां जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड को हम दोबारा सॉइल पे लगाएंगे तो सॉइल से वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बेसिक बात थी। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल समझते चलना है पहले। टाइप ऑफ फ्लावर का मतलब क्या हुआ, दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, केवल और केवल स्टेमेन हो या फिर पिस्टिल हो, आइदर स्टेमेन और पिस्टिल को यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें केवल क्या, दोनों चीजें हो, स्टेमेन भी हो एंड पिस्टिल, इसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर स्टेमेन या फिर पिस्टिल हो, एक पार्ट हो, या तो मेल वाला पार्ट होगा या फिर फीमेल वाला पार्ट होगा, उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों पार्ट है, बाइसेक्सुअल। जैसे पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, फ्लावर, कुकुम्बर, मेज, ये कैसे है, यूनिसेक्सुअल। रोज, लिली, हिबिस्कस, ये गेंदे का फूल कहते हैं कैसे, नहीं ना, पता नहीं मुझे, ससुराल गेंदा फूल। रोज, लिली, हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मैंगो, ब्रिंजल, ये सारे किसमें आते हैं, बाइसेक्सुअल में आते हैं। याद रखना भाई याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन भी याद रखना है। अब सुनना, ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई ना, वो यहाँ लिखी थी। जैसे मान लो यहाँ पर जर्म सेल आके बैठा, ठीक है, मेल जर्म सेल। अब ये जर्म सेल है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, यहाँ पर पॉलन आके बैठा, तो यहाँ से क्या पनपना स्टार्ट होगा, एक ट्यूब बनना स्टार्ट होगी। वो ट्यूब कहाँ तक पहुंचेगी, ओवरी तक। ओवरी में कहाँ तक पहुंचेगी, ओव्यूल तक। ये देखो ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या होता है, एग सेल। ओव्यूल में क्या होता है, एग सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी तरफ हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है बेटा, बोलो, ओव्यूल की तरफ हो रहा है, केमिकल की तरफ हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। बच्चों लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है मेरा, देख लेना, कीमोट्रोपिज्म पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ठीक है, बैठा अंदर गया, इसे कहते हैं। अब देखो यहां तक आना, पॉलन ग्रेन का यहां तक आना, कहां से, एंथर से यहां तक आना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। ठीक है, और अंदर जाकर उससे मिलना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में अंतर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे अंतर पे सवाल आता है कि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या है, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट है बच्चों, राइट है बच्चों, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। डन 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 डन। चलो, हिबिस्कस, गुल्लड़ का फूल कहते हैं इसे, गेंडे के फूल नहीं कहते। पॉलिनेशन क्या है, डेफिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of stamen to stigma of ovary is called pollination, पॉलिनेशन। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पॉलिनेशन की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है ना। समझो, ये पॉलिन है, कहाँ है भैया, ये एंथर के ऊपर था क्या, यहां से कौन लेके जाएगा, पॉलिनेटर ये कोई भी हो सकता है, कहाँ लेके जाएगा, स्टिग्मा तक, इसे क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन। देखो देख भी लिया तुमने, याद भी हो गया, रटना भी नहीं है। ठीक है, तो कहां से गया पॉलन ग्रेन, एंथर से गया, एंथर किसका है, स्टेमिन का, कहां पे गया, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा किसकी है, ओवरी की, मतलब पिस्टिल की, इसे क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। सेम फ्लावर सेम। यहाँ एक बच्चा कंफ्यूज, सर प्लांट अलग अलग होगा या प्लांट सेम होगा। अरे गधे, प्लांट सेम है लेकिन दो फ्लावर अलग अलग हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट है, फ्लावर एक ही है, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे पता है। देखो यार, ये एक पौधा है, ये ठीक है, इसका एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, इसने यहां भेजा, क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन।
ये प्लांट है, वही प्लांट है, इसका फूल यहाँ है, उसी फूल के किसने, एंथर ने यहाँ पॉलन भेजा, क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब दिमाग लगाओ, सेल्फ पॉलिनेशन किसमें हो पाएगा, किसमें हो पाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट में। समझ में आया, सेल्फ पॉलिनेशन किसमें हो पाएगा, बाइसेक्सुअल में। क्रॉस किसमें होगा, बाइसेक्सुअल में भी हो जाएगा और यूनिसेक्सुअल में भी हो जाएगा। ये चीज समझे कि समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे, हाँ वेरी गुड। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर पे होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ, और जब डिफरेंट फ्लावर पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन। डन है, डिफरेंट फ्लावर क्रॉस, फ्लावर प्लांट नहीं बोल रहा हूं, फ्लावर, ठीक है। अंतर, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और अनदर प्लांट। समझ में आया कि नहीं आया, सेम प्लांट और अनदर प्लांट। इट अकर ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट अकर इन बोथ यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। रटना तो है ही नहीं तुम्हें कभी। इट डज नॉट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा देखो, जैसे ना ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि आप सेम जनरेशन में शादी मत करो, मतलब सेम जनरेशन कह रहा हूँ, सेम लीनेज जो होती है। सेम लीनेज का मतलब क्या हुआ, अपने चाचा की बेटी, मतलब अपने मौसा चाचा की बेटी हो गई, ताऊ की बेटी, इन सबसे शादी नहीं करनी चाहिए ह्यूमन बीइंग में। क्यों, वेरिएशंस नहीं आते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो जब वेरिएशंस नहीं आएंगे तो इसका मतलब डाइवर्सिटी नहीं पड़ेगी। सिमिलरली, अच्छा उससे बहुत सारी डिजीज भी होती है, तो यहां पर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कोई डाइवर्सिटी नहीं आती, बट क्रॉस पॉलिनेशन में डाइवर्सिटी आती है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं अगर आप सेम लीनिएज में शादी करते रहोगे तो, ठीक है। चलो, पॉलिनेटिंग एजेंट, आपको इतना याद रखना है कि पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन कौन होता है, विंड, पानी, बर्ड, इंसेक्ट, बैट, बस ये। अरे क्या बातें करते हो सर, याद नहीं, जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, विंड होती है, वाटर होती है। विंड कैसे, हवा चली, हवा चली, दोनों मिल गए, दोनों डिफरेंट परिंदे मिल गए, हवा चली, मौसम बढ़िया हो गया है। क्या कह रहे हो सर, अरे हवा चली तो यार ये जा सकता है ना, इधर इधर मिल सकता है, इधर ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद पानी, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट, ये भौरा, ये उसका काम कर रहा है, किसका, तुम्हारे दोस्त की तरह। तुम्हारा दोस्त बताता है ना, इतने बजे बुलाया है, इतने बजे बुलाया, इतने बजे मिलने चले जाना, बस ये वही काम कर रहा है, मिला रहा है दोनों को, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तुम्हारा दोस्त बच्चे कितने अच्छे काम करते हैं ना दोस्त, मतलब तुम चले आते हो मिलने में, दोस्त खड़ा गली में इंतजार करता रहता है, कितने अच्छे होते हैं दोस्त। फिर दोस्त बता भी देता है, अरे अरे तेरे पापा उधर से आ रहे, उधर से मत जाइयो, है ना। हाँ देखो कैसे मुस्कुरा रहे, साला हराम करो, मर जाओगे मेरे हाथ से। चलो, क्या था ये फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्लांट, जो समझाया वो लिखा है। pollen grain containing male gamete land on the sticky surface of stigma, pollen grain germinate and start forming pollen tube, pollen grain discharge male gamete into pollen tube reaches ovary and enter into ovule and release male gamete which fuses with female gamete and hence fertilization takes place inside the ovule। कटने वाला पार्ट कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, ह्यूमन में कहां हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब, प्लांट में कहां हो रहा है, ओव्यूल में, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बच्चों समझ में आया, सब चीज लिखिए, हर एक चीज आपको याद करनी है बस, ठीक है ना। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, ओके। ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ठीक है। जैसे वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवाइड करेगा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, ओव्यूल में क्या बन जाएगी, एक बाहर वाली लेयर बन जाएगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे, क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। और जो ओवरी वाला पार्ट था ना, वो पक जाएगा और पक के फ्रूट वाला हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ये देखो सुनो, ये पूरी ओवरी थी, पूरी ओवरी थी, ठीक है। उसके अंदर जो बीच वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये कौन सा वाला पार्ट था, याद करो, ये कौन सा वाला पार्ट था, ओव्यूल वाला हिस्सा था। ये इस पे नहीं समझोगे तुम, रुको, इस पे नहीं समझोगे, इधर आओ, इस पे आओ, ठीक है। अब मान लिया बेटा, ये मान लो ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल वाला हिस्सा बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में, सीड में। उसके बाद ये जो ओवरी वाला हिस्सा है, ये वाला, ये पक जाएगा तो ये फ्रूट वाला हिस्सा होता है। जैसे आम जो खा रहे होते हैं ना, वो ओवरी वाला हिस्सा होता है। बात समझ में नहीं, जो पल्प वाला हिस्सा होता है वो ओवरी वाला हिस्सा होता है, और जो सीड होता है वो ओव्यूल वाला हिस्सा होता है। समझ में आया कि नहीं,
समझ में कनेक्शन बन रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद आप कहोगे सर वो पेटल वगैरह कहाँ गए? अरे वो सूख गए, गिर गए, झड़ गए। ठीक है, तो ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड, द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिप इनटू अ फॉर्म fruit, sorry. Meanwhile, the petal, sepal, stamen, style, stigma में shrivel मतलब सूख जाएंगे and fall off, झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, सब चीज गिर गई। मतलब यार देखो प्लांट में यार क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद कोई चीज काम की नहीं रही, खत्म हो गई। ठीक है, तो वो ना ये क्या बोलते हैं, एक कहानी कहावत है, क्या है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये काम हो गया, ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया। राइट है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में, क्या अंतर है? द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन होता है। ठीक है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों हो सकता है, ये आपका एक्सटीरियर होता है। ठीक है, ये पहले फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, आपको 2 से 3 नंबर देके जाएगी। ठीक है, डिफरेंस सारे रटने एक एक तरीके से। राइट, आओ सीड के बारे में जानते हैं। बीज क्या होता है? ठीक है, वो कहते हैं ना जो बोगे वही पाओगे। तो आम का सीड है तो आम ही देगा यार। सीड एक छोटा एम्ब्रियोनिक प्लांट एम्बेडेड विद इन अ शील्ड और कवर टाइप लेयर कॉल्ड द सीड कोट। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, उसको सीड कोट कहते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे एम्ब्रियो होता है जिसमें बाहर कोटिंग होती है, जिसको सीड कोट कहते हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये देखो, इसको सीड कोट कहेंगे, है। अब इसमें क्या क्या याद नहीं रखना, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल तुम्हारे टर्म नहीं है, तुम अगर 11th में बायो लोगे तो पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्या है? रेडिकल। इंपॉर्टेंट क्या है? रेडिकल। ठीक है ना, अब यहां देखो, इंपॉर्टेंट क्या है? रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। क्या है? प्ल्यूम्यूल, याद रखना। और कोटिलेडन। क्या है? कोटिलेडन। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। कोटिलेडन क्या है? ये फूड स्टोर करेगा, क्योंकि जब प्लांट जर्मिनेट होगा, ग्रो होगा, तो फूड कौन प्रोवाइड करेगा? कोटिलेडन। ठीक है, अब बात आती है रूट क्या था? तो रूट था रेडिकल। आगे चलकर उस जो सीड है ना, जो कोट है, उसके अंदर ये चीज एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में 3 चीजें होंगी, कोटिलेडन होगा, ठीक है, प्ल्यूम्यूल होगा और रेडिकल होगा। जो रेडिकल होगा ना, आगे चल करके रूट वाला हिस्सा जो डेवलप होता है प्लांट का, रूट वाला हिस्सा जो डेवलप होता है प्लांट का, ये वाला, ये क्या है? रेडिकल। ये क्या था? प्ल्यूम्यूल। ये क्या था? प्ल्यूम्यूल। ये क्या था? रेडिकल। और ये क्या था? कोटिलेडन। समझ में आया? कोटिलेडन क्या था? ये वाला हिस्सा जहां फूड स्टोर होता है। प्ल्यूम्यूल क्या था? ये प्ल्यूम्यूल क्या था? जो फ्यूचर में क्या बनेगा? स्टेम बनेगा, शूट बनेगा। रूट वाला हिस्सा रेडिकल। समझ में आया कि नहीं? अरे बोल दो यार, इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं। कोटिलेडन फूड स्टोर करता है। रेडिकल क्या है? आगे जाके जो रूट बनेगी। प्ल्यूम्यूल क्या है? आगे जाके जो स्टेम बनेगा, शूट बनेगा। ठीक है, समझ में आया? रटने से भी याद हो जाएगा अच्छे से तुम्हें। राइट है बच्चों, ये सब मैंने लिखा रखा था ऐसे ही। अब यहाँ पर एक होता है मोनोकॉट, डाइकॉट। देखो यार, मैं यहाँ ज्ञान झाड़ने नहीं आया हूं, मुझे आता सब है, मैं फिर भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं। अगर 11th में बायो लोगे पढ़ लेना। मोनोकॉट मतलब ये सिंगल कोटिलेडन हो जाएगा, डाइकॉट डबल हो जाएगा। जरूरत नहीं है इसकी किसी चीज की, बट आपको इतना याद रखना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, पता नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने 10th लेवल में अच्छा करेंगे। फंक्शंस ऑफ कोटिलेडन क्या है? क्या फंक्शन है इसका? एनर्जी होती है इसमें, ये प्रोवाइड करता है क्या? फूड। ठीक है ना। रेडिकल क्या होता है? डिफाइंड एज द एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ द प्लांट विच डेवलप इनटू फ्यूचर रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है ना। रेडिकल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, न्यूट्रिएंट को, सप्लाई टू द लीव्स। ठीक है। प्ल्यूम्यूल क्या करता है? इज अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड डेवलप इनटू द शूट ऑफ द प्लांट। इट फर्दर डेवलप ऑर्गन सच एज स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो प्ल्यूम्यूल में फर्दर जो प्रोसेस होगी, ओवरी वगैरह होगी, वो प्ल्यूम्यूल में ही आगे चल करके इमर्ज होगी। समझ में आया? ये तीनों फंक्शन कॉपी में अच्छे से लिख लेने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो मेरे बच्चों आप करके आ पाओगे। ठीक है, जर्मिनेशन क्या भैया? अब वो जो सीड था उसकी बाहर वाली कोटिंग थी, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या? एम्ब्रियो है। उसके अंदर क्या है? रेडिकल है। उसके अंदर क्या? कोटिलेडन। उसके अंदर क्या है? प्ल्यूम्यूल। तुम सब जानते हो। ठीक है, अब हम गए, सीड ले गए हैं हमारे अंदर, सुबह सुबह गए, हमने उसको मिट्टी में रख दिया। 15 दिन बाद गए, वो उसकी कंडीशन ऐसी थी, तुम देख नहीं पाए। 5 दिन बाद गए, 15 बहुत दिन बोल दिया, देख नहीं पाए। तो फिर तुम गए 5 दिन बाद, तो ऐसी कंडीशन आ गई, है ना, ऐसी कंडीशन आ गई, तो ये जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन हो गया। क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम अ सीड।
ठीक है। बीज से जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ खत्म होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, बट यहाँ से स्टार्ट होता है वो चीजें जो हेरिडिटी एवोल्यूशन को इतना इजी बना देंगी अगर मुझसे पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक सवाल है यार, क्या आप हूबहू अपने पापा की तरह लगते हो? क्या आप अपनी मम्मी की तरह हूबहू लगते हो? नहीं नहीं नहीं। देखो, वही सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन इस सवाल का आंसर बिल्कुल लास्ट में दूंगा। समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं। एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA। क्रोमोसोम में डीएनए होगा और डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेरे से मेरे बच्चों में जाएगी। अब हो सकता है मेरे बच्चे हुबहू मेरी तरह नहीं होंगे, क्यों? उनके अंदर कुछ गुण उनकी मम्मी के भी आए होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये किस फॉर्म में जाता है? डीएनए। याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखेगा पहली चीज। अब समझते हैं इस डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है। समझना, जैसे मुझसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मुझसे मतलब मान लो मैं मेरी पार्टनर, ठीक है, हमसे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो क्या बिल्कुल हमारी तरह होगा? नहीं, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बालों का रंग, ये सब जो बनेगा वो हमारे डीएनए से तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्लूप्रिंट जाना चाहिए। कहां से? कि बॉडी कैसे बनेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा बनना है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, मतलब मुझसे मेरे बच्चों में ब्लूप्रिंट जाना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट को कौन लेके जाएगा? तो डीएनए की फॉर्म में जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या डीएनए की, समझना। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन का क्यों बनेगा यार? मेरे बच्चे की बॉडी की मसल्स बनेंगी, उसकी बॉडी ग्रो होगी, वो प्रोटीन से तो ग्रो होगी। तो प्रोटीन बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन जाएगी कि प्रोटीन किस दिशा में बनाना है, कैसा बनाना है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कैसे जाएगी? डीएनए की फॉर्म में जाएगी। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल यार, अगर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि यार उसका जो एक हाथ है वो कम ग्रो हो, एक हाथ ज्यादा ग्रो हो, तो ये क्या होगा? प्रोटीन की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है। तुमसे पूछेगा, देख लेना कि डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये पूरी चीज आपको अच्छे से याद करनी है, लिख के ध्यान से पढ़ा करो जब पढ़ा रहे तो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नहीं क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों के नहीं? आइए अब समझते हैं कि डीएनए जब बनता है तो आगे चल करके क्या होगा। ये एक सवाल बन सकता है कि व्हाट आर द बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। बहुत लोग ना सब चीजें पढ़ा देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं इसको क्या करते हैं? इग्नोर मारते हैं। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले डीएनए की कॉपी बनेगी। सबसे पहले क्या बनेगी? डीएनए की कॉपी। सबसे पहले डीएनए क्या बनेगी? कॉपी। अब यार, अगर मैं इस डीएनए की कॉपी को, ये जो डीएनए की कॉपी बनी है, क्या उसको मैं बाहर एनवायरमेंट में ऐसे छोड़ दूंगा? यार वो तो खत्म हो जाएगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा। तो जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो उसमें अगली सेल भी बनेगी, मतलब पूरी सेल को बनना पड़ेगा, पूरे सेल को बनना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? ऑल्दो ये जो सेल बनेगी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे नहीं होते, ठीक है, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, केवल 23। लेकिन जो दूसरा सेल डिवीजन होता है ना, अच्छा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेल डिवीजन है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का यहाँ जो सेल डिवीजन हो रहा है उसके अंदर 23 पेयर्स होंगे। अगेन बोल रहा हूं, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, उसमें 23 पेयर्स होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल बना, इसका मतलब सेल की बॉडी बनी, सेल की बॉडी बनी, सेल एपरेटस बना, ठीक है, ये फर्दर में क्या हो जाएगा? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला क्या है? क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल लीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दूसरा काम क्या होगा? सेल की बॉडी बनना, सेल की बॉडी, सेल एपरेटस। याद करो, गोल्जी एपरेटस लिखवाया था 9th क्लास में, तो गोल्जी बॉडी को एपरेटस मतलब बॉडी हुआ, ठीक है, तो सेल की बॉडी बनना। डीएनए कॉपी सेपरेट each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divide to give rise a new 2 cells. समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये इवेंट्स है प्रोडक्शन के, 2 मार्कर पूछा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं बच्चा? क्लियर है ना?
क्लियर है? बोलो क्या डीएनए की जो कॉपी बनी है बिल्कुल एग्जैक्ट होगी? अब ये पिक्चर क्यों लगाई मैंने, ताकि तुम्हें याद रहे। क्या तुम्हें ये दोनों भाई एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट है, सेम सेम बट डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सेम है, सिमिलर है, बट आइडेंटिकली अलग है। सेम लग रहे हैं, विजिबिलिटी सेम है, सिमिलर है। क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है? अरे सिमिलर होते हैं। क्या आइडेंटिटी दोनों की सेम है? अरे नहीं, मैथ में पढ़ा है। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी है, प्लेलिस्ट बना रखी है था लास्ट बैच में, जाके चेक कर सकते हैं। पूरी क्लास 10 की मैथ 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 26 के एग्जामिनेशन के लिए, 27 के लिए पढ़ा रखी है बहुत अच्छे तरीके से, जाके पढ़ लेना, ठीक है? हाँ सर मैथ मैं भी पढ़ाता हूँ, टेंशन ना लो। डीएनए कॉपी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती। क्या समझे इससे? सर सिमिलर लग रहे हैं बट आइडेंटिटी सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? देखो भैया, देखो भैया, ये ना, ये देखो भैया, यहाँ पे देखो, ये इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से में अंतर है। यहाँ देखो भैया, ये देखो, ये देखो, अंतर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये दीदी को देखो, ये दीदी को देखो, सेम लग रही है बट आइडेंटिटी सेम नहीं है। समझ में आया? नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। मतलब जो डीएनए की कॉपी की जो रिएक्शन हो रही होती है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है? देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। इसमें क्या आ जाएगी? वेरिएशन, मतलब अलग आ जाएगी। As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original। इसका मतलब क्या हुआ? For example, दो जनों ने रिप्रोडक्शन किया, अब इनकी जो डीएनए कॉपी आएगी, अगला बच्चा सिमिलर तो लगेगा, लेकिन उसमें कुछ क्या होगा? वेरिएशन होगा। उसमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। फॉर एग्जांपल यार, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो याद करो वो डायग्राम था, जहां एक छोटा सा व्यक्ति था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें चेंज आ गया, बिल्कुल टेढ़ा था, धीमे धीमे क्या हो गया? सीधा हो गया। ये क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज आना। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज आना, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डीएनए की कॉपी एक्यूरेट होती है? नहीं, सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशंस। वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है समझो, सुनो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वहां पे आपकी अलग अलग जनरेशन रह रही है, आप, आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे। अब उनमें ना कुछ चेंज आया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जिस टाइम के थे तो आप बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट को सह नहीं पाए, आप मर गए, ठीक है, अगली जनरेशन मर गई मान लो। लेकिन जो मान लो तीसरी जनरेशन है, उसमें थोड़ी वेरिएशन आ जाएगी, वो अडेप्ट करना सीख जाएगी। अडेप्ट का मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, अडेप्ट करना। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, देखो आप ना चीजों को अडेप्ट करना सीखो। अभी 10वीं में हो, आगे चल करके आपको बहुत सारे अलग अलग माहौल मिलेंगे, ठीक है? हो सकता है घर का खाना ना बना हुआ मिले, हो सकता है कि कपड़े प्रेस करे हुए ना मिले, धोए हुए ना मिले, आपको करना पड़ेगा। आपको उन कंडीशंस को अडेप्ट करना है, अच्छी कंडीशंस को अडेप्ट करना है। पहले बता रहा हूँ, हॉस्टल वगैरह में जाओगे या फिर बड़े कॉलेजेस में जाओगे, बहुत अलग अलग चीजें मिलती है, वो अडेप्ट नहीं करनी, गलत चीजों को अडेप्ट नहीं करना, अच्छी चीजों को अडेप्ट करना है, अपने आप को उस माहौल में ढालना है, फिर रहना है। सिमिलरली वेरिएशन से होगा क्या कि जो स्पीशीज होती हैं ये अडेप्ट करना सीख जाती हैं। वेरिएशन इन स्पीशीज हेल्प देम टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड गिव देम अ चांस ऑफ सर्वाइवल। मान लो एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो अगर वेरिएशंस होंगी तो अडेप्ट करना सीख जाएंगे, मतलब रहना सीख जाएंगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल है, ये बैक्टीरिया होता है, ये वेरिएंट दैट आर रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, दे हैव अ चांस ऑफ सर्वाइवल इन हाई टेम्परेचर जोन व्हाइल अदर साइड डाई। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बैक्टीरिया मान लो इसमें जब वेरिएशन आएगा तो अगली जनरेशन जो होगी इसकी, वो जो थर्मल कंडीशंस है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर वाली कंडीशंस है, उस पर अडेप्ट करना सीख जाएगी। बाकी जो पुराने होंगे वो मर जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? वेरिएशन से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने में आसानी होती है। अब बात करते हैं जो सेल डिवीजन हम बात कर रहे थे कि सेल डिवाइड होती है। अभी दो टाइप का डिवीजन होता है, क्लास 9 के अंदर पढ़ा रखा है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल। इसका मतलब क्या हुआ? डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या हुआ? ये पूरे 23 पेयर्स में डिवाइड होता है, 23 पेयर के क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, बट बात ध्यान सुनना, जब बॉडी ग्रो करती है ना, जब बॉडी ग्रो करती है तो ये वाला सेल डिवीजन होता है माइटोसिस। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि हैप्लॉइड वाले सेल्स होते हैं, इसमें केवल और केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना? और ये आपके जेनाइटल रीजन के जो फॉर एग्जांपल जो टेस्टिस है उसके अंदर जो सेल्स होंगी उसमें इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें केवल और केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, हाफ नंबर मेल के जाएंगे, हाफ नंबर फीमेल के आएंगे, मिलकर क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। खुद सोचो ना, अगर टोटल पूरे गए, 23 पेयर यहाँ से गए, 23 पेयर वहां से गए, तो ये तो यार
ऐड होते होते तो बहुत हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 23 होते हैं और इसमें 23 पेयर होते हैं। ये आपका था सेल डिवीजन, ये था आपका सेल डिवीजन, 2 टाइप का होता है। चैप्टर पूरा खत्म है, अच्छे तरीके से करा है, याद करना तुम्हारा काम है, टेलीग्राम ज्वाइन करना तुम्हारा काम है, नोट्स बनाना तुम्हारा काम है, क्वेश्चंस कराना मेरा काम है। बोर्ड के बाद दिखा दूंगा कि कितना कराया था, कितना आ चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन।